विश्व जनसंख्या के संदर्भ में अभी तक हम लोग इसके वितरण और घनत्व इन दो बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विश्व जनसंख्या के संदर्भ में इसकी वृद्धि अर्थात ग्रोथ के संबंध में चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि जो हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी खास समय या एक निश्चित अवधि में वहाँ जो लोग बसे हुए हैं यानी उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी ही हम जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो तरह की हो सकती है, या तो ये धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। जब हम धनात्मक कहते हैं इसका अर्थ ये है जनसंख्या में जो परिवर्तन है यानी जो उस क्षेत्र की जनसंख्या है उसमें कहीं ना कहीं उसकी संख्या में वृद्धि हुई होती है। और जब हम ऋणात्मक कहते हैं इसका अर्थ ये है कि उस क्षेत्र की एक निश्चित समयावधि में जो जनसंख्या होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है या उसकी संख्या में कमी दिखाई देती है। तो जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका होता है निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त करना और दूसरा तरीका होता है उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त करने का अर्थ ये हुआ यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लिया जाए 1000 है और एक निश्चित समय अवधि के बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 1100 हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस जनसंख्या में 100 की वृद्धि हुई है। तो ये जो आंकड़ा है उसे हम निरपेक्ष संख्या कहेंगे। परंतु यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है और एक निश्चित समय अवधि में अगर वह 1100 होती है इसका अर्थ यह है कि उस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या में परिवर्तन को निरपेक्ष संख्या या उसे प्रतिशत दोनों ही रूपों में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं वो हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। जनसंख्या में जो परिवर्तन होंगे वो हमें असल में किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के बारे में बताते हैं, सामाजिक उत्थान के बारे में या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हैं। अगर इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, आर्थिक प्रगति के बारे में कैसे बताएंगे? कोई भी क्षेत्र जो आर्थिक प्रगति करता है उसकी जनसंख्या में यदि हमें वृद्धि दिखाई देती है इसका सीधा अर्थ यह है कि वहाँ मृत्यु दर में कमी है, अर्थात वहाँ पर स्वास्थ्य आदि की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर है। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन आर्थिक प्रगति को भी सूचित करता है। जहाँ आर्थिक हालात अच्छे होंगे, आर्थिक प्रगति तेज गति से होती है, उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ लोग ज्यादा अधिवास करते हैं, निवास करते हैं। इस कारण भी वहाँ पर जनसंख्या में ज्यादा प्रगति दिखाई दे सकती है। सामाजिक उत्थान ये भी जनसंख्या में परिवर्तन के सूचक हो सकते हैं। जैसे किसी देश की जनसंख्या के बढ़ने की अगर गति बहुत ही तेज है परंतु अगर वहाँ पर जो सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक किया जाए कि ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं हैं, परिवार को सीमित होना चाहिए, तो इस रूप में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जनसंख्या में बहुत तेज वृद्धि होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। यानी सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करने से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कोई समाज किस रूप में है, कितना तरक्कीशील है, कितना विकसित है, तो ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के में जो परिवर्तन होते हैं उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं जनसंख्या में परिवर्तन के बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहने का अर्थ ये है कोई सी क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हुआ, कोई क्षेत्र अपने अतीत में किस रूप में रहा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, वह क्षेत्र क्या शांति पसंद था, तरक्कीशील था, या उस क्षेत्र में उपद्रव या किसी प्रकार की अराजकता, हिंसा आदि रही हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें होती हैं वो जनसंख्या के में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे धर्म कल्चर हैं जहाँ सीमित परिवार के रखने की जो परंपराएं हैं वो अपनाई जाती हैं। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहाँ पर परिवार को सीमित रखना या बच्चों के जो जन्म है उसे नियंत्रित करना, अन्य जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं नियंत्रण करने के लिए, उन चीजों को अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अर्थात उस क्षेत्र की जो
जो इतिहास रहा होगा और जो उसकी सांस्कृतिक स्थिति रही होगी, वो जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। ये जो टॉपिक है, इसमें आप जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसमें एक क्वेश्चन बनता है इंटरमीडिएट एग्जाम में कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। यहाँ 4 पॉइंट पे आपको ये बातें बताई गई हैं। इतना आंसर आपका सफिशिएंट होगा, ये या तो 2 नंबर के भी सवाल में या 5 नंबर के भी सवाल में। उसी तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र छात्रा इसे देख रहे होंगे या जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी, आप जब हम लोगों का एक भ्रम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मोस्टली हम लोग जो फैक्ट्स होते हैं या आंकड़े ज्यादा याद रखते हैं। जनसंख्या आदि की जो टॉपिक होती है कंपटीशन में, उसमें हम लोग आंकड़े ज्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं, परंतु आपका कंसेप्ट भी बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप जैसे इस 4 पॉइंट को ही अगर इसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जाए तो आप इसमें 3 बातें सही लिख दी जाए, और जो आपका दूसरा पॉइंट है, इसमें अगर ये कहा जाए कि परिवर्तन धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऐसा नहीं होता है या दोनों नहीं हो सकता है, परिवर्तन कभी धनात्मक होते हैं कभी ऋणात्मक होते हैं, कुछ इस तरह से लिख के और आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन कथन सत्य नहीं है। तो आपका एक कंसेप्ट भी होना जरूरी है। तो जब भी आप इस पढ़ें तो इस तरीके से भी समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से राइज हो सकता है, और बातों को समझने का प्रयास करें, ताकि आपका कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ सिर्फ आंकड़ों की ही जरूरत नहीं होती है। तो इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। अब एनसीईआरटी की किताब में जनसंख्या भूगोल के संबंध में कुछ आधारभूत संकल्पनाएं कहने का अर्थ ये है, कुछ आपको पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। ये इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो आप एक एक करके ये जो बिंदु दिए गए हैं इन्हें समझने का प्रयास करें। जैसे पहला है आपका जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि जब हम कहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि समय के 2 अंतरालों के बीच, यानी कोई 2 वर्ष हैं, उनके बीच में एक क्षेत्र विशेष में यानी किसी खास क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, असल में हम उसे ही जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे भारत की जनसंख्या 2001 में आपका अगर 1 अरब 2 करोड़ के आसपास थी, 2011 में ये आपका 121 करोड़ के आसपास थी। और इन दोनों संख्याओं को, यानी 2011 की जनसंख्या को 2001 की जनसंख्या से जब हम घटाते हैं तो उसमें हमें जो आंकड़ा मिलता है वो लगभग 18.1515 करोड़ के आसपास होता है। तो ये आपका वास्तविक संख्या का हमें इस प्रकार से पता चलता है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यानी इन 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 के बीच जो 10 वर्ष की अवधि है, इसमें जो क्षेत्र विशेष यानी भारत, इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि होती है ये हमें पता चल पाता है। उसी तरह से जब हम जनसंख्या वृद्धि की दर कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसे हम हमेशा प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात 18.15 करोड़ जो 2011 में वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या हमें प्राप्त होती है, तो 2001 की जो जनसंख्या है उसमें उसका हम प्रतिशत अगर निकालें तो हमें इसका प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने में सहूलियत होती है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करती है। उसी प्रकार जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ये प्राकृतिक वृद्धि जो है यह भी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल के बीच में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या जो होती है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब जन्म और अंतर यानी उस एक खास अवधि में, जैसे 10 साल की अवधि में भारत की जनसंख्या को ले लें तो 10 साल की अवधि में कुल कितने लोगों ने जन्म लिया और 10 साल की अवधि में कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगर हम उन दोनों को आपस में घटा देते हैं, यानी जन्म से मृत्यु को घटा देते हैं, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो उस जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। उसी प्रकार जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है, ध्यान रखेंगे प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि इन दोनों में अंतर है। ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो जब हम वास्तविक वृद्धि कहते हैं तो वहां पर हमें प्राकृतिक वृद्धि तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि जन्म से जब हम मृत्यु को घटा देते हैं तो ये जो हमारा आंकड़ा मिल जाता है उसमें हम प्लस करते हैं
आप्रवास और उत्प्रवास को। यानी वास्तविक वृद्धि का अर्थ ये हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी खास समय में, जब हम कुल जन्म लिए गए बच्चों की संख्या से उस अंतराल में, उस समय अवधि में जितनी मृत्यु हुई होती है उसे जो घटाते हैं और वह जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं आप्रवास और उत्प्रवास को। आप्रवास कहने का मतलब उस क्षेत्र में कुल कितने लोग बाहर से आए और उस क्षेत्र से कुल कितने लोग गए, उन दोनों यानी बाहर से आए हुए लोगों की संख्या को घटाते हैं वहां से बाहर गए हुए लोगों की संख्या में, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हमें पता चल पाती है। ये जो आप्रवास और उत्प्रवास है इसे हम इसी वीडियो में आगे समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए जब आप उसे समझ लेंगे तो एक बार फिर से इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये बातें आपको उचित तरीके से समझ में आ जाएंगी। जब हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की बात करते हैं तो ये दो समय अंतराल में जब जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों के बीच में हम एक कंपैरिजन करते हैं, अर्थात दो समय अंतरालों के बीच में जन्म दर जब जो है मृत्यु दर से अधिक हो जाता है, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाते हैं तो इस समय हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि देखते हैं। अर्थात अगर 1000 लोगों ने जन्म लिया और मृत्यु हमारी 800 हुई, इसका सीधा अर्थ है कि 200 लोग जो है उनकी वृद्धि हो गई है, संख्या में वृद्धि हो गई है। उसी तरीके से जब हम अस्थायी रूप से वास करने को कहते हैं, अर्थात उस समय अंतराल में अगर बाहर से कुल 100 लोग आकर अस्थायी रूप से उस जगह पर बस जाते हैं, यानी अब वो वहां से छोड़कर उसे नहीं जाएंगे, तो कुल हम कहेंगे कि 300 लोगों की संख्या की वृद्धि हुई है, यानी ये धनात्मक वृद्धि है। तो धनात्मक वृद्धि कब होगा? ध्यान दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरह से आपको उलझाने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा। आपको इसमें 4 पॉइंट दिए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। मृत्यु दर अधिक होगा, जन्म दर कम होगा, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगा, इस तरह करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तभी होगी जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होगा, या जब अन्य देशों से यानी अन्य क्षेत्रों से किसी दूसरे क्षेत्र में जो लोग बसेंगे, प्रवास करेंगे, लेकिन वह प्रवास किस तरह का होगा? अस्थायी रूप का होगा, अस्थायी तरीके का होगा, न कि आ जाए और यहाँ से कमा खा लिए और फिर यहाँ से चले गए। तो इन बातों को, इन पहलुओं पर ध्यान दीजिए, ये आपके कंसेप्ट में वृद्धि करेगा जो आपके एग्जाम में फायदा देगा आपको। अन्य जो एक ऋणात्मक वृद्धि है, ये ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? ध्यान देंगे, इसमें अंतर भी पूछे जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है। तो ऋणात्मक वृद्धि को समझने का प्रयास कीजिए। ये जनसंख्या कब कम होगी? जब यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी वहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होगी और मृत्यु दर वहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि होती है, यानी अगर 800 बच्चों ने जन्म लिया और 1000 बच्चे या 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, सीधा सा अर्थ यह है कि 200 लोगों की संख्या जो है वो कम हो गई, यानी ये ऋणात्मक वृद्धि हो गई। उसी तरीके से एक और कारण हो सकता है ऋणात्मक वृद्धि का, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर लोग दूसरे क्षेत्रों में चले जाएं और वो जाकर वहां स्थायी तौर पर बस जाएं, तो भी इस कारण से उस क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसमें हम ऋणात्मक वृद्धि पाएंगे। अब इन चीजों को, जो आपने अभी संकल्पनाएं देखी, कुछ महत्वपूर्ण आपने पारिभाषिक शब्द देखे जैसे धनात्मक वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि, इन चीजों को आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। यानी अभी तक जो आपको बातें समझ में आई होंगी, जन्म जो है वह जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है, मृत्यु प्रभावित कर सकती है, और प्रवास। ये 3 ऐसे घटक हैं, 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो किसी भी जनसंख्या के परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होते हैं, और इन्हीं 3 कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन हो सकते हैं। इस कारण हमें इन तीनों चीजों को थोड़ा बारी बारी से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना होगा। जब हम जन्म कहते हैं तो यहाँ पर एक आपको टर्म है अशोधित जन्म दर, जिसे हम क्रूड बर्थ रेट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है जन्म दर? देखिए, किसी खास एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जितने बच्चों ने जन्म लिया उनको हम अशोधित जन्म दर के रूप में व्यक्त करते हैं।
यानी प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में एक वर्ष के मध्य में कुल जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो अशोधित जन्म दर के रूप में कही जाती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना होगा जो काफी महत्वपूर्ण है। जब हम अशोधित जन्म दर की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जीवित शिशु के जन्म की ही गणना करते हैं। कई बार अमूमन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ बच्चे जन्म लेने के साथ ही मर जाते हैं या माता के गर्भ में ही प्रसव के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अशोधित जन्म दर की जब हम गणना करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीवित शिशु जो जन्म लिया है, 1 वर्ष उसकी अवस्था हो गई है, उससे हम काउंट करते हैं, न कि मृत बच्चों को काउंट करते हैं। इस अशोधित जन्म दर को जो मापने का तरीका है उसका एक सूत्र प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अशोधित जन्म दर को निकालने के लिए किसी वर्ष विशेष में यानी एक वर्ष में जितने भी जीवित बच्चे जो होते हैं, जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम भाग देते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, यानी उस क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उस वर्ष की, उस जनसंख्या से भाग देते हैं और उसे हम 1000 से गुना कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें अशोधित जन्म दर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, इसे अशोधित क्यों कहते हैं? अशोधित यहाँ पर देखें, हम जब कहते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में, तो प्रति 1000 जनसंख्या में तो बच्चे भी शामिल हैं, वृद्ध भी शामिल है, परंतु ये बच्चे और वृद्ध जो हैं इनमें प्रजननशीलता नहीं होती है, परंतु फिर भी हम जन्म दर प्राप्त करने के लिए प्रति 1000 जनसंख्या को ही एक आधार बना रहे हैं। इस कारण से ही इस तरीके को हम लोग अशोधित जन्म दर कहते हैं, यानी हम प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में निकालते हैं, जबकि हो सकता है उस प्रति 1000 जनसंख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो बच्चे जन्म करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो कई कारणों से एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम इस तरीके को अशोधित कहते हैं या क्रूड कहते हैं। इसी तरीके से जब हम एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर जो होता है किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना जो होती है या उसकी सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर, इन चीजों से प्रभावित होती है। अब जनांकीय संरचना यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, अगर किसी जनसंख्या में अगर सर्वाधिक अनुपात वृद्ध लोगों का होगा, सीधा सा अर्थ है कि उस जनसंख्या में हमें मृत्यु दर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वृद्ध जो है उनमें मृत्यु दर काफी ज्यादा होगा। यानी अगर कोई जनसंख्या 1000 की जनसंख्या है, अगर उसमें 700 लोग जो है वो 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा है, जाहिर सी बात है उस जनसंख्या में मृत्यु दर हमें ज्यादा दिखाई देगा। सामाजिक उन्नति ये भी मृत्यु दर को प्रभावित करती है। सामाजिक रूप जो मजबूत है, यानी जो समाज अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देगा, उन इलाकों में हम मृत्यु दर कम पाएंगे। परंतु जो इलाके या जो समाज जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हो, साफ सफाई कम हो, शिक्षा कम हो, वहां पर कहीं ना कहीं मृत्यु दर हमें ज्यादा दिखाई देगा। उसी प्रकार आर्थिक विकास जो है वो भी मृत्यु दर को प्रभावित करता है। बेहतर आर्थिक विकास में हम मृत्यु दर कम पाते हैं, कमजोर आर्थिक विकास में हम मृत्यु दर ज्यादा पाते हैं। आप देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्पिटिटिव के जो स्टूडेंट हैं आप ध्यान दें, मृत्यु दर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं? जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। इसे भी मापने का जो एक सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जितने मृतकों की संख्या होती है उसे हम भाग देते हैं उस वर्ष में जितनी जनसंख्या होती है और उसे हम 1000 से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें मृत्यु दर प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अशोधित मृत्यु दर जब हम कहते हैं तो प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले जो व्यक्ति हैं, यहाँ पर प्रति 1000 जनसंख्या में हम उनके लिंग का न ध्यान रखते हैं और ना ही उनके हम उम्र संरचना का ध्यान रखते हैं, यानी उसमें कितने वृद्ध हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंग हैं, हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी कारण से इससे भी हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। तीसरा जो आपका कंपोनेंट्स है जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है वो है प्रवास, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो प्रवास असल में होता क्या है? बड़ा ही सिंपल है। जनसंख्या जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाती है तो उस स्थिति को हम प्रवास कहते हैं। अब प्रवास कैसा होता है? प्रवास कई तरीके का हो सकता है। अस्थायी प्रवास हो सकता है, यानी हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वहां पर अपने घर बना लिए और वहीं पर रहने लगे,
तो वो आपका स्थायी प्रवास हो गया। अस्थायी प्रवास, हम कहीं पे पढ़ने के लिए गए हों, वहाँ पे 2-4 साल पढ़ लिए और फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आ गए, ये अस्थायी आवास हो सकता है। उसी तरह मौसमी प्रवास जो है, मौसमी प्रवास कहने का अर्थ जैसे किसी कार्य के लिए या कोई मजदूरी के लिए, कोई खास तरह की मजदूरी, उसके लिए जब लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर अपना काम पूरा करके वापस चले जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को हम मौसमी प्रवास कह सकते हैं। तो प्रवास कई तरीके का हो सकता है। उसी तरीके से प्रवास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रवास एक गांव से दूसरे गांव में भी हो सकता है, प्रवास गांव से नगर में भी हो सकता है, प्रवास नगर से नगर में भी हो सकता है, और प्रवास नगर से गांव में भी हो सकता है। प्रवास के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जो आपके टर्म्स हैं आपके बुक में, जो आपके मोटे काले अक्षर से लिखे गए हैं, उनको जरूर ध्यान दिया कीजिए। वो 2 नंबर का सवाल बन सकते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, या जो कॉम्पिटिटिव है वो कंसेप्ट है आपका, उसे आप समझने का प्रयास करें। तो आपके जो बुक में जो कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे उद्गम स्थान, उद्गम स्थान का अर्थ ये हुआ कि अगर एक क्षेत्र से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्षेत्र से जब कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है तो जहां से वो जाना शुरू करता है ये उसका उद्गम स्थान हो गया, जहां पर वह जाता है वो उसका गंतव्य स्थान हो गया। उसी प्रकार से आप्रवास और उत्प्रवास, ये 2 टर्म आपको दिए गए हैं, दैट मीन्स इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। आप्रवास जब हम कहते हैं तो सीधा सा अर्थ ये है, एक स्थान को छोड़कर जब हम दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्थान को छोड़कर जब हम दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो ये आप्रवास हो गया। उत्प्रवास कहने का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बाहर चले जाना, इसे हम उत्प्रवास कहते हैं। आप ग्रीन लाइंस को देख सकते हैं, किसी एक खास क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसना या वहां पे किसी काम से जाना, या अस्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पे। तो इस प्रकार के जो प्रवास होते हैं हम उन्हें उत्प्रवास कहते हैं। उसी तरह से प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण आपके कारक हैं, फैक्टर हैं, जिसे हम पहला प्रतिकर्ष कारक कहते हैं और दूसरे को अपकर्ष कारक कहते हैं। आप इसकी अंग्रेजी देखें, एक को पुश फैक्टर कहते हैं, दूसरे को पुल फैक्टर कहते हैं। पुश फैक्टर या प्रतिकर्ष कारक जो हम कहते हैं, इसका अर्थ है बाहर की ओर ढकेलना, आपको बाहर करना। इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते लोग प्रवास करते हैं, वहां से बाहर की ओर जाते हैं? तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला बेरोजगारी। आपको पता है गांव से नगरों की ओर लोग पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। उसी तरह रहन सहन की निम्न दशाएं, इसमें भी आप देख सकते हैं किसी गांव से या छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में स्वास्थ्य की, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं। इन इलाकों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे कस्बों में रहन सहन के जो स्तर होते हैं वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, इस कारण से लोग दूसरे स्थानों की ओर पलायन कर जाते हैं। उसी प्रकार राजनीतिक उपद्रव, किसी स्थान में अगर कहीं राजनीतिक तरीके से कोई उपद्रव होता हो, वहां से भी लोग पलायन कर दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। इसके लिए मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूँ। 10th क्लास में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर में श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां पे राजनीतिक उपद्रव के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो पलायन कर गए। उसी प्रकार प्रतिकूल जलवायु जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक पुश फैक्टर के रूप में काम करती है। जैसे कोई मरीज, किसी को सांस की बीमारी हो और अगर वो ऐसे स्थान पर रहता हो जहाँ प्रदूषण ज्यादा हो तो वह व्यक्ति वहां से बाहर की ओर चला जाएगा। प्राकृतिक विपदाएं, अगर किसी स्थान पर लगातार प्राकृतिक विपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि आते हो तो वहां से भी लोग कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं। उसी प्रकार महामारी जो होती है ये भी अपने आप में एक बड़ी कारण हो सकती है। अगर कोई क्षेत्र लगातार महामारियों से घिरा हुआ होता है या महामारियां वहां पर आते रहती हैं तो वहां से लोग दूसरे इलाकों में पलायन कर जाते हैं। उसी प्रकार सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है, वह बेहतर जीवन स्तर की तलाश में उन इलाकों को छोड़ देते हैं और नए इलाकों में बस जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिकर्ष कारक है। एक एक पॉइंट आप इन्हें याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन भी आता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में, इसलिए आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं। उसी तरह अगर हम अपकर्ष कारक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला तो काम के बेहतर अवसर। जिन इलाकों में लोगों को अपने काम के बेहतर अवसर होते हैं वो उन इलाकों में जाना पसंद करते हैं। हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग मुख्य रूप से यहाँ पे उद्योग धंधे काफी हैं, उन इलाकों में जाना पसंद करते हैं, बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई ना कोई उनके हिसाब से काम मिल जाता है। उसी प्रकार रहन सहन की अच्छी दशाएं, आप
गांव में अगर रहते हैं तो आप देखेंगे कि अपने गांव के आपके जो लोग हैं वो आसपास के जो छोटे शहर हैं वहां जाकर बसते हैं। जो छोटे शहरों में रहते हैं आप वहां देख सकते हैं कि वहां के लोग उस इलाके के जो बड़े शहर हैं वहां के नजदीक वहां जाकर बस जाते हैं। यानी जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशाएं मिलती हैं लोग अपने आर्थिक स्तर के हिसाब से वहां पर बसने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जिन इलाकों में शांति एवं स्थायित्व ज्यादा होता है वहां भी लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं। जीवन की रक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा जिन स्थलों पर उन्हें बेहतर तरीके से प्राप्त हो पाती है लोग उन इलाकों को ज्यादा पसंद करते हैं और वहां पर वो बसना पसंद करते हैं। उसी प्रकार अनुकूल जलवायु, यहाँ सम जलवायु हो, न बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती हो न बहुत ज्यादा ठंडी लगती हो, जो सम जलवायु होती है मनुष्य के हिसाब से, उनके हिसाब से जो उनके अनुकूल जलवायु होती है उन क्षेत्रों में वो बसना पसंद करते हैं। और वो जलवायु जैसे कृषि कार्य के लिए अनुकूल जलवायु हो, आप देख सकते हैं कि उन इलाकों में विश्व के, अभी हम लोग पीछे वितरण और जब हम घनत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि मैदानी क्षेत्रों में और जहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल जलवायु है उन इलाकों में जनसंख्या जो है वो हमें सर्वाधिक दिखाई देती है। तो ये कुछ आपको प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम वाले लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बनता है प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन है, दूसरा क्वेश्चन बनता है अपकर्ष कारक कौन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का विवरण दें। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोग हैं वो भी इन बातों को समझने का प्रयास करें। इनमें से कोई 3 देकर और एक दूसरे वाले का देकर आपसे सही और गलत भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें और अपने जो